नमस्कार दोस्तों, आज हम निबद्ध और अनिबद्ध गान के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, निबद्ध गान क्या होता है। निबद्ध गान जो रचनाएं ताल में बंधी हुई होती हैं उसे हम निबद्ध गान कहेंगे, और जो ताल में नहीं बंधी होती उसे, जो केवल स्वरबद्ध होती हैं, उसे अनिबद्ध गान कहते हैं। ये तो हमें क्लियर हो गया। अब प्राचीन काल में क्या होता था, प्रबंध होता था, वस्तु और रूपक। और आधुनिक काल में जो ध्रुपद, धमार, ख्याल, ठुमरी आदि तो निबद्ध गान के अंतर्गत आते हैं। प्रबंध वस्तु तथा रूपक के विभिन्न खंडों को धातु, उदाग्रह, ध्रुव, मिलापक, अंतरा और आभोग, और ध्रुपद, ख्याल आदि के विभिन्न खंडों को क्रमशः अंतरा, संचारी और आभोग कहते हैं। मतलब आजकल जो ध्रुपद ख्याल में बहुत सारे खंड होते हैं, उन्हें हम स्थायी, अंतरा, संचारी और आभोग 4 भागों में बांटा गया है। और प्राचीन समय में प्रबंध, वस्तु और रूपक के विभिन्न खंडों को धातु, इसके अंदर उद्ग्रह, ध्रुव, मेलापक, अंतरा और आभोग, ये 5 चीज़ें आती हैं। प्राचीन राग आलाप, रूपालाप, आलाप्ति गान, स्वस्थान नियम का आलाप अनिबद्ध गान के अंतर्गत आता है। मतलब जो प्राचीन जो रागालाप थे, रूप का लाप थे, आलाप्ति गान था और स्वस्थान नियम का लाप, ये अनिबद्ध गान के अंतर्गत आता था। और आधुनिक आलाप भी एक अनिबद्ध गान है। मतलब जो आधुनिक हम आलाप लेते हैं वो भी अनिबद्ध है, क्योंकि वो एक्चुअली में किसी प्रकार के नियम में नहीं बंधा होता। चलिए, रागालाप क्या होता है। रागालाप राग के स्वरों का विस्तार, जिसमें राग के 10 लक्षणों, गिरह, अंश। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि राग के 10 लक्षण होते हैं। कौन कौन से? गिरह, अंश, मंद्र, तार, न्यास, अपन्यास, अल्पद, बहुपद, षाढ़द और औढ़द का पालन होता था। राग आलाप कहलाता था। इसमें आलाप के पूर्व गायक राग का पूर्व परिचय देता था। अब पढ़ते हैं रूप का लाप। ओके, रूप का लाप यह प्राचीन आलाप विधि का दूसरा प्रकार था। इसमें रागालाप के सभी लक्षणों का पालन होता था, किंतु प्रबंध के धातुक समान रूप के खंड करने पड़ते थे। ठीक है, ये मतलब समझे आप। ये प्राचीन आलाप की विधि है, ये दूसरा प्रकार था। इसमें रागालाप के सभी लक्षणों का पालन तो होता था, किंतु प्रबंध के धातुक समान रूप कलाप के खंड करने पड़ते थे, जो रागालाप में नहीं होता था। दूसरे रागालाप में गायक को आलाप के पूर्व समय उस राग की व्यवस्था करनी पड़ती थी, किंतु रूप कलाप में ऐसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि वह स्वयं शब्द व ताल रहित प्रबंध के समान स्पष्ट मालूम पड़ता था। तीसरे रूप का लाप रागालाप की अपेक्षा अधिक विस्तृत होता था, और इस प्रकार रूप का लाप रागालाप की दूसरी सीढ़ी थी। मतलब ये एक तरह से दूसरा रूप है। तीसरा रूप पढ़ते हैं आलाप्ति गान। आलाप्ति गान रूप का लाप के बाद आलाप्ति गान का स्थान आता है। इसमें राग के सभी नियमों का पालन होता है और तिरुवार आविर्भाव भी दिखाते हैं। और ध्यान रखिए, आविर्भाव और तिरोभाव नहीं होता, तिरोभाव और आविर्भाव होता है, क्योंकि सबसे पहले तिरोभाव करना पड़ता है, फिर आविर्भाव करना पड़ता है। ठीक है। चौथा देखते हैं स्वस्थान नियम का लाभ। स्वस्थान नियम हमारी लास्ट स्टेज है। प्राचीन काल में आलाप के एक विशेष नियम को, ये सारी जो चीज़ें पढ़ रहे हैं हम आलाप के बारे में पढ़ रहे हैं, आलाप नियम को स्वस्थान नियम कहते थे। उसमें राग के लक्षणों को पालन करते हुए आलाप को मुख्य 4 हिस्सों में विभाजित किया जाता था, जिसे स्वस्थान नियम कहते हैं। ठीक है, चारों स्वस्थानों का प्रयोग क्रम में एक दूसरे के बाद होता था, एक के बाद एक करते थे। संगीत रत्नाकर में इनका वर्णन इस प्रकार किया गया है। स्वस्थान नियम के 4 भाग हैं, मतलब आलाप के 4 भाग हैं। प्रथम स्वस्थान में द्वयर्थ स्वर, अंश या वादी से चौथा स्वर के नीचे के स्वरों में आलाप करना पड़ता था, और मंद्र सप्तक में इच्छानुसार विस्तार किया जा सकता था। दूसरे स्वस्थान में द्वधार्ध स्वर तक आलाप किया जाता। तीसरे स्वस्थान में अर्ध स्थित स्वरों में आलाप किया जाता। चौथे में अंतिम स्वस्थान में दुर्गुण, आठवां स्वर, उसके ऊपर के स्वर तो आलाप करने के बाद स्थायी स्वर पर न्यास किया जाता था। इस प्रकार स्वस्थान नियम का आलाप समाप्त होता था। आजकल इसका प्रचार नहीं है। अंत स्थायी अब आदि चौथा स्वर द्वैध और आठवां स्वर द्विगुणित कहलाता था। द्वैध और द्विगुणित के बीच के स्वरों को अर्ध स्थित स्वर कहते थे। थैंक यू सो मच। ये हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आया हो, और इनके आप नोट्स भी बना सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू सो मच।